आज हम बात करते हैं F6 असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें चार टॉपिक्स पर टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाशिए का समाज। आइए जानते हैं हाशिए का समाज आखिर क्या होता है। हाशिए का समाज समाज की मुख्य धारा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हाशिए पे चला गया है। हाशिए का समाज का स्वरूप भी एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। समाज शास्त्र के विद्वानों ने हाशिए का समाज की अवधारणाओं में जिन समस्याओं और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है वह महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज के उन समूहों के सम्मिलित समाज को हाशिए का समाज कहा गया है जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक, शारीरिक, धार्मिक आदि कारणों से पीछे रह गए हैं और नए परिवेश में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते। इसी कारण यह समाज अपने आप को हाशिए पर महसूस करता है। हाशिए का समाज स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये लोग केंद्र में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय समाज में दो प्रकार के लोग हाशिए पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो केंद्र के इर्द गिर्द रह रहा है, जैसे स्त्री समाज, कृषक, मजदूर, दलित, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि। दूसरा समाज ऐसा है जो केंद्र से बहुत दूर है, जैसे आदिवासी जनजातियाँ। इनमें भी दिव्यांग, दलित और दलित स्त्रियों का जीवन और भी कठिन एवं दयनीय है। जन्म से ही मानव का समाज में स्थान निर्धारित उसके कुल, वर्ग, लिंग के आधार पर कर दिया जाता है। सेकेंड टॉपिक है इसमें हमारा पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष की अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं और निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को अधिक मिला होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य ना होकर गौण होती है। निर्णय प्रक्रिया में उनका अधिक महत्व नहीं होता है। महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित रहती हैं। घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि पुरुष के नाम पर ही होता है। यहाँ तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से ही होती है। विवाह के बाद महिलाओं को अपना सरनेम भी बदल दिया जाता है। सामान्य रूप से पितृसत्ता को पुरुष द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पितृसत्ता के जरिए संस्थाओं के खास समूह को पहचाना जाता है। इसको निम्नतः परिभाषित करने की कोशिश की गई है। सिल्थिया वेबली के अनुसार पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण व उत्पीड़न करते हैं। गर्डा लर्नर ने पितृसत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है। पितृसत्ता परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति, संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से स्त्रियों के पुरुषों पर सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय है कि पुरुषों का समाज सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और स्त्रियां ऐसी सत्ता से तक पहुंचने से वंचित रहती हैं। पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्के को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब होता है पिता और आर्के का मतलब होता है शासन, यानी पिता का शासन। हमारा थर्ड टॉपिक है समावेशन एवं अपवर्जन। हमने पहले की वीडियोस में भी समावेशी शिक्षा के बारे में जाना है। इसमें हम देख लेते हैं कि समावेशन एक ऐसी अवधारणा होती है जो अक्षम बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालयों और समुदायों में पूर्ण प्रतिभागियों और सदस्य के रूप में देखता है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है ये आपने पहले भी जान लिया है, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। NCF 2005 समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है बल्कि वह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पोलमैन के अनुसार वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या विलगाव की ओर संकेत करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है।
अपवंचित वर्ग वह है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया अथवा जिसे समाज के लोगों ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊपर उठने नहीं दिया। इसलिए संविधान में ऐसे लोगों के लिए कानून बना ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। हमारा लास्ट टॉपिक है जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। एक पुरुष की अपेक्षा एक नारी को शिक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होगा, जबकि एक नारी को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित होगा। सरकार बालिकाओं की शिक्षा को विशेष महत्व देने के लिए वचनबद्ध है। यह स्वीकार करती है कि यदि सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा को यथार्थ रूप में साकार करना है तो बालिकाओं की प्रवेश संख्या को बढ़ाना होगा, उनके स्कूल छोड़ने के दर को कम करना होगा। जेंडर संवेदीकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा कक्ष सभी का समान योगदान है। सभी के द्वारा बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाए, इस हेतु एक समान पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धतियाँ एवं शैक्षिक व शिक्षण सामग्री हो जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा जेंडर रूढ़िवादिता से मुक्त हो। इसी के साथ हमारा F6 का असाइनमेंट ख़त्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट्स पे। थैंक यू।